अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बहुत ही डरावनी कहानी, शिकार। आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। आसमान पर काली घटाएं छाती जा रही थीं। किसी भी लम्हे मूसलाधार बारिश हो सकती थी। मैं अपनी कार पर सवार किसी नामालूम डायरेक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, वो रास्ता किस तरफ जाता था। मैं काफ़ी देर से सड़कों पर मटर गश्त कर रहा था, मगर मुझे जो चाहिए थी वो सड़क मिल ही नहीं रही थी। काली खटाओं की वजह से अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने कार की हेडलाइट्स ऑन कर दी थीं। आसपास में घने और ऊंचे पेड़ों की बहुतात थी, जिसकी वजह से माहौल बहुत ही डरावना होता जा रहा था। मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मेरा ताल्लुक़ शहर भुवनेश्वर से है। मैं राजगढ़ में एक सरकारी मीटिंग के सिलसिले में गया था, जिसकी वजह से मुझे वापसी पर न सिर्फ देर हो गई थी, बल्कि मैं रास्ता भी भटक गया था। ऊपर से मौसम की खराबी ने मेरी परेशानी और बढ़ा दी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किस तरफ जाऊं। मुझे एक डर था कि कहीं रास्ते में बारिश शुरू ना हो जाए। बारिश में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल होता है। चूँकि सड़क सुनसान और वीरान पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने कार की रफ्तार तेज़ रखी हुई थी, ताकि मैं जल्द से जल्द इस वीरान जगह से निकलकर भीड़ भाड़ वाली जगह में पहुंच जाऊं। दूर दूर तक कोई जानदार भी नज़र नहीं आ रहा था कि जिससे मैं भुवनेश्वर जाने वाले रास्ते के बारे में मालूम कर सकता। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था कि आसमान पर बिजली ने कड़कना शुरू कर दिया और उसके साथ ही काली घटाओं ने तेज़ बारिश का रूप ले लिया। सख्त जाड़े का मौसम था, इसलिए सर्दी और तेज़ हो गई थी। मैंने कार की पिछली सीट पर रखी चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ ली थी। मैंने कार की स्पीड में कमी कर दी थी। तेज़ स्पीड में कार के उलटने या किसी हादसे का अंदेशा था। बारिश ने कुछ ही लम्हों में तूफ़ानी शक्ल बदल ली थी, जिससे मेरे लिए कार चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बारिश के साथ ही तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो गई थीं। अचानक मैं चौंक पड़ा। मेरी कार ने हल्के हल्के झटके खाने शुरू कर दिए थे। मैंने एक्सीलेटर पर पांव से दबाव बढ़ाया, मगर मेरी कार ने आगे बढ़ने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि वो झटके खाते हुए रुक गई। इंजन में शायद पानी चला गया था, जिसकी वजह से कार रुक गई थी। मैंने एक लंबी सांस ली और स्टीयरिंग पर हाथ मारकर आसपास देखने की कोशिश करने लगा। बारिश के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब बिजली कड़कती तो मैं एक छुरछुरी सी लेकर रह जाता था। मैं काफ़ी देर तक कार में ठिठुरता हुआ बैठा रहा। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंधेरा अब पूरी तरह से फैल चुका था। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। इस वीरान इलाके में मैं बिल्कुल अकेला था, जिसकी वजह से डर जाना नेचुरल था। अब बारिश रुकेगी तो मैं कार का कुछ कर सकूंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक मेरे दाएं तरफ खिड़की के शीशे के बजाने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा तो अगले ही लम्हे मैं चौंक पड़ा। बाहर एक नौजवान और खूबसूरत लड़की मौजूद थी, जिसने सर से पांव तक बारिश से बचने के लिए बरसाती पहनी हुई थी। उसके एक हाथ में टॉर्च थी। मैं उसे टिकटिकी बांध कर देखने लगा। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात घुसमुसाने लगे कि इस वीरान जगह पर वो अकेली लड़की क्या कर रही थी, और वो भी इस तूफानी बारिश में। मैंने देखा कि वो लड़की बार बार शीशे को ठोंक कर बजा रही थी। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ?
उसने बड़े प्यार से पूछा। जी। मेरे मुंह से इससे ज़्यादा और कोई लफ्ज़ नहीं निकल सका। मेरा ख्याल है कि आपने पहले कोई लड़की नहीं देखी, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा तो उसके सफ़ेद दांत मोतियों की तरह टॉर्च की रोशनी में चमकने लगे। मैं शर्मिंदा सा हो गया। आइए, कार में आ जाइए, मैंने अपनी शर्मिंदगी अपनी झेप छुपाते हुए कहा। शुक्र है आपको ख्याल तो आया, लड़की ने कहा और फिर वो कार के आगे से होती हुई मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई। उसने बरसाती उतार कर एक तरफ रख दी। वो लड़की बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। उसने जीन्स और हल्की आसमानी रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। उसकी पर्सनालिटी का असर था या उसकी खूबसूरती का। मुझ पे जादू हो गया। न चाहते हुए भी मैं उसे देखने लगा। आप कौन हैं और इस वीरान जगह पर क्या कर रही हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। मेरा नाम जानवी है और मैं यहीं पास में ही एक हवेली में रहती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं शहर से अपनी हवेली की तरफ आ रही थी कि रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पैदल ही चल पड़ी। तो रास्ते में मैं आपकी कार देखकर ठिठकी और आपकी तरफ आ गई। आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं? क्या कार खराब हो गई है आपकी? हाँ, कार भी खराब हो गई है, मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। दूसरे मैं रास्ता भी भटक कर इस तरफ आ निकला था। आप कहाँ जा रहे थे? मैं भुवनेश्वर जा रहा था। मेरा ख्याल है कि बारिश आज मुश्किल से ही रुकेगी, जानवी ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको अपनी हवेली ले जा सकती हूँ। जब बारिश थम जाएगी तो आप चले जाना। मगर, मैंने कहना चाहा मगर कह न सका। अगर मगर छोड़िए, सर्दी बहुत है और आप बीमार भी हो सकते हैं, जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। बरसाती है आपके पास? जी है, मैंने जवाब दिया। वो ले लीजिए और चलिए मेरे साथ, जानवी ने कहा। मैंने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया और कार की पिछली सीट पर से बरसाती उठा ली। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो गया है। उस लड़की के हुस्न में कोई ऐसा जादू था कि मैं इनकार नहीं कर सका। वो लड़की मुझे रहस्यमयी लग रही थी। उसने बरसाती पहन ली थी, लेकिन मैंने भी बरसाती पहनी और उसके साथ कार से बाहर निकल आया। मैंने कार लॉक की और जानवी के साथ चल पड़ा। जानवी ने अपनी टॉर्च दोबारा रोशन कर ली थी। हम टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। बारिश वाकई रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सर्दी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। जानवी सही कहती थी कि मैं सर्दी की वजह से बीमार भी पड़ सकता था। वो मुझे लिए एक तरफ मुड़ गई। काफ़ी दूर आने के बाद हम एक बड़ी सी हवेली के सामने आ खड़े हुए। बादल के गरजने की वजह से जो चमक पैदा होती थी, उस चमक में वो हवेली बेहद रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। उस हवेली का गेट खुला हुआ था। जानवी मुझे अंदर आने का इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गई। मैं किसी फर्माबरदार रोबोट की तरह उसके पीछे चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। न जाने मुझे उस हवेली में दाखिल होने के बाद क्यों डर लगने लगा था। क्या जानवी इस रहस्यमयी हवेली में अकेली रहती थी? जानवी मुझसे काफ़ी आगे जा चुकी थी। थोड़ी दूर जाकर उसने मुझे देखा और फिर दोबारा मेरे करीब आ गई। क्या तुम्हें इस हवेली में डर लग रहा है? उसने मुझसे पूछा। नहीं तो, मैं गड़बड़ा गया। शायद उसने मेरी हालत देख ली थी। फिर चलो ना, जानवी ने मेरा हाथ थाम लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर करंट दौड़ गया हो। वो मुझसे फ्री हो गई थी। जानवी मुझे लिए अंदर की तरफ बढ़ी।
हवेली में बिजली तो नहीं थी, अलबत्ता दीवारों के साथ रखे हुए कई दिए जल रहे थे, जिनकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अंदर आकर सर्दी का एहसास कुछ कम हो गया था। वो मुझे एक कमरे में ले आई, जिसमें एक तरफ बेड बिछा हुआ था, उसके पास 2 सोफे रखे हुए थे। बरसाती उतार दो, अब तुम कमरे में हो, जानवी ने बरसाती उतारते हुए कहा। फिर उसने बरसाती उतार कर एक तरफ खूंटे पर लटका दी थी। मैंने भी बरसाती उतार कर खूंटे पर लटका दी। न जाने मुझे ये सब कुछ रहस्यमयी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसी रहस्यमयी हवेली और रहस्यमयी माहौल मैंने फिल्मों में देखा था। हम दोनों सोफों पर बैठ गए। क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? मैंने उससे पूछा। हाँ, मैं इस हवेली में अकेली रहती हूँ, जानवी ने कहा। क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? नहीं, उसने ना में सर हिलाया। मेरे माँ बाप एक हादसे में हलाक हो चुके हैं। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। अच्छा, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम अभिमन्यु है, मैंने अपना परिचय करवाया। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँ, जानवी ने कहा। और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, जानवी उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं कुछ लम्हे सोफे पर बैठा रहा, फिर मैं उठा और कमरे का जायजा लेने लगा। दाएं तरफ दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर लटकी हुई थी। मैं उस तस्वीर को देखने लगा। वो एक लड़की की तस्वीर थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। मैं टिकटिकी बांधकर उस तस्वीर को देखने में मगन था कि उसी वक्त जानवी एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई, जिस पर चाय के 2 कप रखे हुए थे, जिनमें से भाप निकल रही थी। मैं चौंक कर उसकी तरफ मुड़ा। क्या देख रहे हो? ये तस्वीर देख रहा था। लड़की पसंद आ गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जानवी ने ट्रे बेड के साथ पड़ी मेज पर रखी और खुद भी सोफे पर बैठ गई। मैं भी उस सोफे पर बैठ गया था। तुमने अभी तक शादी नहीं की? मैंने चाय का कप उठाते हुए पूछा। नहीं, जानवी ने नहीं में सर हिलाया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या मैं उसके सवाल पर गड़बड़ा गया। हाँ, तुम। वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए बोली। तुम बहुत खूबसूरत और हैंडसम हो, तुम लड़कियों के आइडियल हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाय पीने लगा। जानवी भी चाय पीने लगी थी। जानवी भी बहुत खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी, जिसकी वजह से वो मुझे पसंद भी आई थी, मगर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। वैसे भी मैं किसी राह चलती लड़की से शादी करने का कायल नहीं था। चाय पीने के बाद मैंने कप वापस मेज़ पर रखा ही था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे अंदर ताकत नाम की कोई चीज़ ही न रही हो। मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मेरा सर चकराने लगा था। मैंने जानवी की तरफ देखा तो वो गौर से मुझे ही देख रही थी। मुझे वो कमरा ही घूमता हुआ महसूस हो रहा था। जानवी, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? मैंने जानवी की तरफ देखते हुए कहा, मगर जानवी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर मैं किसी भी कोशिश में कामयाब न हो सका और सोफे पर गिर गया। फिर मुझे होश न रहा कि मैं कहाँ हूँ। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कुर्सी में बंधा हुआ पाया। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें मेरे अलावा और कोई नहीं था। मुझे रस्सी से कस के बांधा गया था। धीरे धीरे मेरे दिमाग में आने लगा
कि जानवी ने मुझे चाय पिलाई थी, जिसके पीने के कुछ ही देर के बाद मैं बेहोश हो गया था। अब मुझे होश आया था तो मैं इस कमरे में रस्सी से बंधा हुआ था। जानवी भी नजर नहीं आ रही थी। ये क्या रहस्य था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि जानवी ने मुझे क्यों बांधा हुआ था, लेकिन इस सवाल का जवाब जानवी ही दे सकती थी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी, मगर रस्सियां बहुत मजबूती के साथ बांधी गई थीं। मेरे दिमाग में लगातार एक ही सवाल आ रहा था कि जानवी ने मुझे क्यों बांधकर इस कमरे में डाल दिया है। जब मैं थक गया तो मैंने कोशिश छोड़ दी। मैंने जानवी को आवाज़ दी, जानवी, जानवी। मेरी आवाज़ उस कमरे में ही गूंज कर रह गई। मैंने 2-3 बार जानवी को आवाज़ दी, मगर जानवी उस कमरे में नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ थी। तब मैंने मायूस होकर अपना सर कुर्सी की पीठ से टिका दिया और छत को घूरने लगा। सब कुछ मुझे रहस्यमयी लग रहा था। शायद बारिश भी रुक गई थी, क्योंकि बारिश की आवाज़ नहीं आ रही थी और न ही बादल गरज रहे थे। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कमरे में जानवी दाखिल हो रही थी। उसके साथ एक नौजवान आदमी भी था, जिसे देखकर मैं चौंक गया। क्यों चिल्ला रहे हो? जानवी ने मेरे पास आकर पूछा। जानवी, तुमने मुझे क्यों बांधकर इस कमरे में डाल दिया है? मैंने जानवी से कहा। ताकि हम तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझा सकें, जानवी ने रहस्यमयी आवाज में कहा। तो मेरे वजूद में डर और सनसनाहट की एक लहर दौड़ गई और मैं वहशत भरी आंखों से जानवी को देखने लगा। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम हमारे शिकार हो और हम अपने शिकार को कैसे छोड़ दें? क्या मतलब? मैंने लरसते हुए पूछा। मगर मैंने कहना चाहा, मगर मेरी आवाज़ मेरी हलक में फंस गई थी। आज अमावस की रात है, हा 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 हा। जानवी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। आज रात मैं और सम्राट तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। मैं तुम्हें इस हवेली में धोखे से लाई थी। मैं उस वक्त किसी शिकार की तलाश में ही थी जब तुम मुझे बारिश में फंसे मिले थे। जानते हो, तुम पूरा एक दिन और एक रात बेहोश रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरा खून पीना चाहते हो? मैंने डरते डरते कहा। अगर हमने आज रात खून से अपनी प्यास नहीं बुझाई तो हम जलकर राख हो जाएंगे, जानवी ने कहा। फिर वो मुड़ी और सम्राट से बोली, चलो सम्राट, अभी चांद रात को 1 घंटा बाकी है। मैंने उससे कुछ कहना चाहा, मगर कह नहीं सका। जानवी सम्राट के साथ कमरे से चली गई थी और दरवाज़ा बंद हो गया था। मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। मैं किस मुसीबत में फंस गया था। मुझे क्या पता था कि मैं जिस लड़की के जादू में गिरफ्तार होकर इस हवेली में आया था, मैं उसका शिकार था और वो अपने साथी से मिलकर मेरा खून पीना चाहती थी। तो मतलब वो दोनों वैम्पायर्स थे और जानवी अपने शिकार के लिए मुझे अपने हुस्न के जाल में फांस कर लाई थी। इस कोशिश में 1 घंटा बीतने लगा था, मगर मैं अपने आप को आज़ाद नहीं करा सका था। मैंने फिर से कोशिश शुरू कर दी। मैं चाँद रात होने से पहले ही
आज़ाद होना चाहता था। मैं अपनी कलाइयों को मोड़कर रस्सियों से आज़ाद कराने लगा था और इसी कश्मकश में मैं कुर्सी समेत दाईं तरफ पलटकर गिर गया था। मैंने अब उठने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरी सांस फूल गई थी। मैं ऊपर वाले से दिल ही दिल में मदद मांगने लगा। ठीक उसी लम्हे दरवाज़ा एक बार फिर खुला और जानवी और सम्राट अंदर दाखिल हुए। वो दोनों मुझे इस हालत में देखकर हैरान रह गए। ये कैसे गिर गया है? सम्राट ने हैरान होकर कहा। इसने ज़रूर खुद को आज़ाद कराने की कोशिश की है, जानवी ने कहा। फिर सम्राट ने आगे बढ़कर मुझे कुर्सी समेत सीधा किया। मेरा ख्याल है इसे अब साथ ले चलें, जानवी ने सम्राट की तरफ देखते हुए कहा। चांद रात में सिर्फ आधा घंटा रह गया है। हाँ, इसे साथ ले चलते हैं, सम्राट ने कहा और फिर वो दोनों मुझे रस्सियों से आज़ाद करने लगे। मुझे आज़ाद करने के बाद वो सम्राट ने मुझे मजबूती के साथ बाजू से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले आने लगे। वो मुझे एक ऐसे कमरे में ले आए जहाँ अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी जिससे मुझे उबकाई आने लगी थी। कमरे में एक तरफ बड़ा सा तख्तानुमा मेज़ पड़ी हुई थी। कोनों में कुछ लकड़ियां जल रही थीं जिनकी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। सम्राट में ना जाने ऐसी क्या ताकत थी कि उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। उसने मुझे तख्तानुमा मेज़ पर लिटा दिया, जबकि जानवी ने मेरे हाथ मेज़ के करीब लगे हुक के साथ बांधने शुरू कर दिए। ठीक उसी लम्हे मैंने हरकत की। मैंने एक दाहिने हाथ का मुक्का जानवी की नाक पर दे दिया। इस अचानक हमले पर वो बौखला गई और उसने चीखते हुए अपनी नाक पर हाथ रख लिया। सम्राट फौरन से मेरी तरफ लपका। मैं बिजली की तेजी से उठ बैठा। अपनी जान बचाने के लिए मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो दोनों मुझे अपनी खुराक बना लेते। मैं छलांग लगाकर मेज़ के दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ। सम्राट खूनख्वार नज़रों से मुझे देख रहा था, जबकि जानवी भी गुस्सैली नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी नाक से खून निकलने लग गया था। उसने अपने बाजू से खून साफ किया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, जानवी गुर्राई। एकाएक मैं चौंक पड़ा। मैंने देखा कि जानवी और सम्राट के मुंह से लंबे लंबे दांत निकलना शुरू हो गए थे। उनकी शक्लें बदलनी शुरू हो गई थीं। उनके मुंह से खरखराहटें निकल रही थीं। मैं समझ गया था कि चाँद अपने पूरे यौवन पर आ गया था, जिसकी वजह से वो वैम्पायर बन गए थे। उन दोनों की भयानक शक्लें देखकर मैं छुरछुरी सी लेकर रह गया था। मैंने एक तरफ भागने की कोशिश की, मगर सम्राट मेरे सामने आ गया। मेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे मैं अपना बचाव कर सकता। जानवी ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब तो मैं फंस ही चुका था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मगर मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मुझे उनसे बचना था, वरना वो दोनों मेरा खून पीकर मुझे ख़त्म कर देते। अब तक ये दोनों न जाने कितने मासूम लोगों को अपने जाल में फांस कर उनका खून पीकर उन्हें मौत के घाट उतार चुके थे। अब तुम कैसे भागोगे? जानवी पागलों के अंदाज में हंसते हुए बोली। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने देखा
कि वो दोनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं खुद को संभाल चुका था, इसलिए जैसे ही वो मेरे पास आए और मुझ पर झपटे, मैं तेजी से एक तरफ हो गया और उनका वार खाली गया। मैंने पलटकर जानवी को जोरदार तरीके से धक्का दे दिया, जिससे जानवी दीवार से जा टकराई। वो इस जोर से टकराई थी कि उसकी हलक से तेज चीख निकल गई। सम्राट चौंक कर उसकी तरफ लपका। यही वो लम्हा था जिससे मैं सम्राट पर काबू पा सकता था। मैं सम्राट की तरफ तेजी से बढ़ा, मगर सम्राट चालाक था। उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और अपने दांत मेरी गर्दन में गाड़ने की कोशिश करने लगा। मैं खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर इंसानी खून पी पी कर उसकी ताकत दुगना हो चुकी थी। उसके दांत और मेरी गर्दन के बीच फासला धीरे धीरे कम होता जा रहा था और किसी भी लम्हे उसके नुकीले दांत मेरी गर्दन में धंस सकते थे। मेरी खुद को छुड़ाने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। अचानक मैंने अपनी टांग का घुटना उसके पेट में दे मारा तो सम्राट गड़बड़ा गया। उसके हाथों के लंबे लंबे नाखूनों ने मेरी गर्दन पर खराशें डाल दी थीं, जिनसे खून ने रिसना शुरू कर दिया था। मैंने मौका गनीमत जानते हुए सम्राट को भी जोरदार धक्का दे दिया था। वो लड़खड़ाता हुआ मेज पर जा गिरा। मैंने तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी थी। सम्राट भी मेरी तरफ दौड़ा था, मगर मैं उसके पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुका था। फिर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। बाहर चांद की रोशनी अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने एक तरफ अंदाजे के मुताबिक दौड़ लगा दी थी। मैं जल्द से जल्द उस हवेली से निकल जाना चाहता था। उसी वक्त सम्राट ने दरवाजे को जोरदार हाथ मारा कि दरवाजे में सुराख हो गया और उसका हाथ उस सुराख से बाहर निकल आया। उसने दरवाज़ा बाहर से खोला और फिर मेरी तरफ आने लगा। मैंने भागने की पूरी कोशिश की, मगर सम्राट मुझ तक पहुंच ही गया। उसने आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने मुझे लात मारी कि मैं उड़कर पक्के फर्श पर जा गिरा और मेरे हलक से चीख निकल गई। मैं निढाल होकर उठने की कोशिश करने लगा कि सम्राट फिर मेरे पास आ गया। उसने मुझे बालों से पकड़कर खड़ा किया और अंदर की तरफ घसीट कर ले जाने लगा। वो मुझे उसी कमरे में ले आया था जहां जानवी बेहोश पड़ी हुई थी। वो मेरे दीवार से टकराने की वजह से बेहोश हो गई थी। कमरे में आकर सम्राट ने मुझे दोबारा मेज पर लिटा दिया और खुद मेरे ऊपर झुकने ही लगा था कि मैंने लात उसके मुंह पर दे मारी। वो उछलता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा। मैंने तेजी से उठकर दीवार पर से एक जलती हुई लकड़ी उतार ली और फिर जैसे ही सम्राट उठा, मैंने लकड़ी पर लगी आग उसके कपड़ों से लगा दी। सम्राट बुरी तरह से चीखने लगा। आग उसके कपड़ों को तेजी से जला रही थी, जिससे सम्राट भी झुलसता जा रहा था। उसकी हलक से तेज चीखें निकल रही थीं। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि जानवी ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया, मगर मैंने अपनी गर्दन उसकी पकड़ से छुड़ा ली थी। मैंने उसका वही हश्र किया जो मैंने सम्राट का किया था। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों जलकर दम तोड़ चुके थे। उनकी शक्लें पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थीं। उन दोनों के मरते ही मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया और फिर जलती हुई लकड़ी उठाए कमरे से निकला और हवेली के बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं चांद की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, बस एक अंदाज़ा था।
जानवी के नाखूनों के निशान मेरी गर्दन पर मौजूद थे, जिनमें से खून ने अब रिसना बंद कर दिया था। अलबत्ता उसमें से टीसें उठ रही थीं। काफ़ी दूर आने के बाद मुझे मेरी कार नज़र आ गई। मैं कार में आ गया। इत्तफाक से कार भी स्टार्ट हो गई थी। मैं आगे बढ़ गया और सुबह तक मैं आबादी में पहुंच जाने में कामयाब हो गया था। वहाँ एक होटल में बैठकर मैंने नाश्ता किया। होटल वाले ने मेरी गर्दन के निशान देखकर पूछा, बाबूजी, ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसे हैं? मैंने उसे सारी बात बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ है। होटल वाले का नाम भंसाली राम था। वो हैरान होकर बोला, बाबू, क्या तुम वाकई उसी हवेली से आ रहे हो? हाँ, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि वाकई लोग ठीक कहते थे। क्या कहते थे? मैंने चौंक कर पूछा। यही कि वो हवेली भूतिया है, क्योंकि जो भी उस सड़क से गुजरता था फिर वापस नहीं आता था, भंसाली राम ने बताया। उस हवेली की वजह से आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोग वहाँ से घर छोड़कर कहीं और चले गए। मगर अब मैं सारे लोगों को बता दूंगा कि तुमने उन दरिंदों को मार दिया है, जिनकी वजह से कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं थोड़ी देर तक होटल में बैठा रहा, फिर मैं उठा और अपनी कार में सवार होकर आगे बढ़ गया। भंसाली राम ने मुझे भुवनेश्वर जाने वाले रास्ते का बता दिया था। रहस्यमयी हवेली का राज भी पता चल गया था। जानवी उस सड़क पर निकल आती थी और अपना शिकार तलाश करके बहाने से उस हवेली में ले जाती थी, और फिर वो सम्राट के साथ मिलकर अमावस की रात अपने शिकार का खून पीते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।